हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा पे आपका स्वागत है। कल हम अध्ययन कर रहे थे विकास की अवस्था और उनकी विशेषताओं के बारे में, और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में, और आज हम देखेंगे उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं, जिसमें मैंने आपको कुछ विशेषताएं बताई थी। अगर आपने नहीं देखा इससे पिछला वाला वीडियो तो आप जाकर ज़रूर पहले वह वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज की क्लास हम लोगों ने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, एक अध्यापिका पहले संज्ञा की परिभाषा देती है, फिर उसका उदाहरण या किस प्रकार का शिक्षण कर रही है। तो हम लोग का आंसर क्या था, निगुणात्मक। अर्थात मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर हम नियम पहले बताएं फिर उदाहरण बताते हैं तो यह निगुणात्मक विधि होती है, और अगर पहले उदाहरण बताकर फिर नियम बताया जाए तो यह आगमनात्मक विधि होती है। आगे बढ़ते हैं इसकी विशेषताओं में। तो इसके बाद इसकी उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, इस अवस्था के बच्चे गुण धर्म के आधार पर वर्गीकरण या बांट सकते हैं। अर्थात ये किन्हीं भी दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों में उनकी विशेषताओं, उनके गुणों के आधार पर उनमें अंतर कर पाते हैं। संगठन का गुण होता है इनमें, अर्थात ये विभिन्न आकृतियों को जोड़कर एक नई आकृति बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बचपन में एक पजल का टॉय खेला है, जिसमें हम उसको जोड़ के एक नई आकृति बनाते थे, या सभी कलर को अलग अलग कलर को में जो अलग रहते थे उसे जोड़कर एक कलर बनाते थे। इसके बाद में संरक्षण का गुण पाया जाता है। संरक्षण अर्थात ये अपनी बातों को सही बताने का प्रयास करते हैं कि क्यों इनकी बात ये जो कह रहे हैं वह सही है। अयथार्थ कल्पना अर्थात अवास्तविक कल्पना, इस अवस्था के बच्चे को कार्टून देखना बहुत पसंद होता है, और वे कार्टून में उनके जो कैरेक्टर होते हैं वह उन्हें ही सच मानते हैं। इस अवस्था के बच्चों में काम प्रवृत्ति का अभाव होता है तथा इनमें विकेंद्रण पाया जाता है। अर्थात अगर हम इन्हें समझाते हैं तो यह समझ जाते हैं। मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता बताई थी, और पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता में मैंने कहा था कि उनमें केंद्रण पाया जाता है। केंद्रण अर्थात वे जिद करते हैं, बात को आसानी से समझते नहीं हैं, लेकिन इस अवस्था के बच्चों को समझाने पर वे आसानी से बात को समझ जाते हैं, और इनमें व्युत्क्रमणिता पाई जाती है। व्युत्क्रमणिता अर्थात अगर हम 12 में 11 जोड़ें तो आ जाएगा 23, ये होती है व्युत्क्रमणिता। लेकिन अगर हम 23 में 11 घटा दें तो फिर से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 12, यह होती है अनुत्क्रमणिता। इस अवस्था के बालकों में व्युत्क्रमणिता का गुण पाया जाता है। ये थी उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता, संरक्षण, अयथार्थ कल्पना, काम प्रवृत्ति का अभाव, विकेंद्रण, व्युत्क्रमणिता। अब हम आगे देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है, और इसकी पहली विशेषता है कि इसे हम परिवर्तन का काल कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था के बालकों में बहुत जल्दी परिवर्तन देखने को मिलता है। वृद्धि का स्फुरण काल भी इसको कहते हैं। वृद्धि का स्फुरण काल अर्थात इनमें अचानक से लंबाई, भार व क्षमता में तीव्र वृद्धि देखी जाती है। एक बात आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्फुरण काल अर्थात लड़कों में यह काल लड़कियों की तुलना में 18 महीने बाद प्रारंभ होता है। अर्थात जो लड़कियाँ होती हैं वह लड़कों से 18 महीने पहले ही स्फुरण काल उनमें प्रारंभ हो जाता है, और वह पहले मैच्योर हो जाती हैं। इस अवस्था के बालकों में युवा होने के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बालकों में दाढ़ी का आ जाना, उनकी आवाज़ का मोटा हो जाना, लड़कियों की आवाज़ की पतली हो जाना, ये युवा होने के लक्षण परिलक्षित होते हैं। संवेगात्मक विकार का काल, इस अवस्था के बच्चे बहुत जल्दी क्रोधित या बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, अर्थात उनमें संवेगात्मक विकार देखा जाता है। इसके बाद इन्हीं सब कारणों से स्टेनले हॉल, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने
किशोरावस्था को तनाव, तूफान और झंझावात का काल कहा है और इनकी पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है कि तनाव, तूफान और झंझावात का काल किशोरावस्था को किसने कहा है, तो स्टेनले हॉल ने कहा है। अब आगे इस अवस्था के बच्चों में मैं भी कुछ हूँ कि भाव होता है। मतलब ये अगर इन्हें कुछ बताया जाए तो इन्हें ऐसा लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वह ज़्यादा ठीक है सामने वाले इंसान से ज़्यादा। इस अवस्था के बालकों को विद्रोह का काल भी कहा जाता है। जैसे एक थ्योरी थी ओके एंड नॉट ओके थ्योरी। जब हम शैशवावस्था में रहते हैं तो हमें लगता है कि आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके। मतलब मेरे लिए मेरे घर वाले, परिवार वाले जो कार्य कर रहे हैं वह ठीक है। पर जब हम बाल्यावस्था में पहुंचते हैं तो हमारी यह थ्योरी थोड़ी सी चेंज हो जाती है और हमारे मस्तिष्क में आ जाता है कि आई एम नॉट ओके बट यू आर आल्सो नॉट ओके। मतलब मैं भले ही सही नहीं हूँ लेकिन आप भी सही नहीं हैं। और जब हम किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो हमारी थ्योरी और चेंज हो जाती है और यह हो जाती है आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके। मतलब मैं आपसे ज़्यादा सही हूँ। इसके बाद किशोरावस्था की विशेषता होती है मित्रों में घनिष्ठता। इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते मित्र जो होते हैं इस अवस्था के बालकों के बहुत घनिष्ठ होते हैं। वे उनसे कुछ भी बता सकते हैं और अपनी बातों को शेयर करते रहते हैं। इस अवस्था के बच्चों को वीर पूजा का काल भी कहा जाता है। अर्थात इस अवस्था में बच्चों के कुछ लीडर होते हैं जिन्हें वे अपना नायक समझते हैं और वे उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। इसे स्व का काल भी कहा जाता है। स्व मतलब होता है खुद का। मतलब इस अवस्था के बच्चे खुद के बारे में सोचना समझना शुरू करते हैं। इसे क्यों का काल भी कहते हैं। क्यों क्या काल मतलब इस अवस्था के बच्चों को कुछ भी कहने पर वे उस पर प्रश्न करते हैं कि वे यह काम क्यों करें, किस लिए करें। इस अवस्था में प्रेम 3 तरीके का होता है, समलिंगी प्रेम, विषमलिंगी प्रेम और आत्म प्रेम। समलिंगी प्रेम जैसे हम अपने मित्रों के साथ रहते हैं तो उनसे प्रेम करते हैं। विषमलिंगी मतलब एक बालक का एक बालिका के लिए, एक बालिका का बालक के लिए। तीसरा है आत्म प्रेम। सिगमंड फ्रायड ने इसे नार्सिज्म कहा है। नार्सिज्म अर्थात शीशे के सामने बहुत देर तैयार होना। जैसे इस अवस्था के जो बालक होते हैं वे कहीं जाने से पहले शीशे के सामने सजते हैं और खुद को देखते हैं कि वे कितने सुंदर लग रहे हैं। अर्थात वे आत्म प्रेम अर्थात खुद से प्रेम करते हैं। इस अवस्था के बच्चों में डेटिंग की भावना आ जाती है। मतलब वे विषम लिंगियों को एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं। जीन पियाजे ने इस अवस्था को अमूर्त संक्रियावस्था नाम दिया है। 15वीं विशेषता है कि इस अवस्था के बच्चों में अमूर्त तार्किक चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। यह प्रश्न भी बनता है कि किस अवस्था के बालकों में अमूर्त तार्किक चिंतन पाया जाता है, तो किशोरावस्था में। और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि पूर्व बाल्यावस्था में तार्किक चिंतन नहीं पाया जाता है लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में मूर्त तार्किक चिंतन पाया जाता है और यहाँ अमूर्त तार्किक चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था के बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं को समझ पाते हैं। अर्थात अगर उनके सामने कोई समस्या लाई जाती है तो वे अपने अचेतन मन में उस समस्या के समाधान के बारे में सोचते रहते हैं। इस अवस्था के बच्चे योजना निर्माण कर पाते हैं। मतलब अगर इन्हें कोई कार्य दे दिया जाए तो उसकी पूरी प्लानिंग ये कर पाते हैं कि वह किस तरीके से कौन सा काम करेंगे और यह तभी संभव हो पाता है क्योंकि इस अवस्था के बच्चों में अमूर्त तार्किक चिंतन पाया जाता है। इन अवस्था के बच्चों में निगनात्मक तर्क होता है। निगनात्मक तार्किक चिंतन पाई जाती है। निगनात्मक तार्किक चिंतन मतलब जब हम पहले नियम बताएं और उसके बाद उदाहरण, अर्थात कह सकते हैं नियम से उदाहरण की तरफ